वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अगर कोई भी मजबूर दुखियारा आपके पास आ रहा है किसी मदद के लिए और आप इतने कैपेबल हो उसकी मदद कर सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी मदद कर दिया करो। क्योंकि आपसे मदद मांगने से पहले वो अपने इष्ट से, अपने भगवान से मदद मांग चुका होता है। और क्या पता उसी के इष्ट ने, उसी के भगवान ने उसको आपके पास भेजा हो। और आज जिनकी स्टोरी लेकर आया हूँ उनकी किस्मत भी ऐसी थी कि भाई अगर सोने को हाथ लगा दें तो वो भी लोहा बन जाए। लेकिन जैसे ही उसके घर में एक जिन की एंट्री हुई तो समझ लो वारे न्यारे होते हुए उसके नज़र आए। पूरी स्टोरी सुनाऊंगा लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव का रहने वाला केशव और उसका परिवार। और उसके परिवार में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कितने लोग होते हैं। केशव और केशव की पत्नी का नाम शिखा और केशव के दो बच्चे होते हैं। और जो केशव के माता पिता होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग होते हैं। केशव के साथ सीन ये चलता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा उसने काम बदले। कभी उसने फल की ठेली लगाई तो भाई उसमें भी उसको घाटा होता हुआ नज़र आया। फिर उसने फल की जो भी अपनी ठेली थी उसको ख़त्म किया। उसके बाद उसने कंपनी में काम किया तो वहाँ भी उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। उसके बाद उसने किराने की दुकान करी, उसमें भी उसको घाटा हुआ। और घाटा इतना होता चला गया कि भाई अब लास्ट में उसको टेम्पू चलाने की बारी आई। और टेम्पू भी ऐसे आदमी का चलाता था केशव कि भाई दूसरे का टेम्पू और पर डे के हिसाब से 100-200 रुपये उस टेम्पू वाले को भी देने। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके बुरे हाल थे। घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जो केशव के दो बच्चे थे उनका भी लगभग साल भर हो गया था स्कूल नहीं जा रहे थे। लेकिन किस्मत इनकी एक चीज़ से अच्छी थी। भोपाल में इनका एक मकान होता है और मकान भी इनको कैसे मिला हुआ होता है, जैसे आप पहले एक योजना चलती थी सरकार की तरफ से कि साल में एक पर्ची निकलेगी और जिसका नंबर आया उसको मकान देंगे। तो इस तरीके से इनके पास मकान होता है। बाकी इनको जो मेन थी आमदनी का कोई जरिया नहीं बन पा रहा था। और जो केशव के पिताजी थे गांव वगैरह में रहते थे, जितना उनसे बन पड़ता था, थोड़ी सी ज़मीन थी, भाई चार दाने आ गए तो घर की रोटी चल गई, नहीं आए तो नहीं चली। एक दिन होता क्या है, केशव अपने घर से निकलता है और दूसरी गली में एक किराने की दुकान होती है। और वो किराने की दुकान मैं आपको बता दूं, जो लाला जी होते हैं इतना ज़्यादा उनके पास काम होता है फ्रेंड्स। आप ये लगा लो 7 से 8 बंदा उनके पास कंटिन्यू ग्राहकों को अटेंड करता था कि भाई क्या सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। और एक उनका गोदाम भी था, काफ़ी ज़्यादा उसमें सामान भरा रहता था। अब जैसे ही केशव जाता है लाला जी को नमस्कार करता है और अपना जो भी सामान लेना था लेता है। अब जैसे ही ये जाने लगता है तो लाला जी एकदम से उसको आवाज़ मारते हैं, बोले बेटा तुमको मैंने पहचाना नहीं, तुम कहाँ रहते हो। तो इस पर केशव ये कहता है, लाला जी मैं इधर पिछली गली में रहता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ ये समझ लो जो आपके जो गोदाम का जो पीछे वाला हिस्सा है मेरे मकान से टकराता है। बोले अच्छा, तो बाबूजी को तो मैं जानता हूँ, बाबूजी आते रहते हैं सामान लेने, आज तुमको पहली बार देखा। अब इतनी यहाँ इनकी हाय हेलो हुई। उसके बाद केशव अपने घर चला गया, लाला जी अपने काम पे लग गए। अब लाला जी के आगे ये परेशानी निकल के आ रही थी कि भाई जिस गोदाम में हम सामान रख रहे हैं तो उस गोदाम कहीं ना कहीं छोटा पड़ना शुरू हो गया था। अब लाला जी ने काफ़ी हाथ पैर मारे कि चलो एक गोदाम की व्यवस्था हो जाए मेरे को। लेकिन हो क्या रहा था, जहां उनको गोदाम मिल रहा था लगभग 2-1 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा था। अब यहाँ पर लाला जी ये सोचें कि भाई अगर मैं गोदाम 2 किलोमीटर की दूरी पे लूँगा तो फिर तो मैंने दुकानदारी कर ली, एक दो बंदे मुझे वहाँ छोड़ने पड़ेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दो एक दिन बीतते हैं, फिर से केशव उसी दुकान पे आता है कोई अपना घर का राशन पानी लेने। तो लाला के दिमाग में एक बात ये आती है
कि यार मेरे गोदाम से इसका मकान जस्ट पीछे है और पिछली गली में है, कोई दूर भी नहीं है। तो केशव से पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, तो केशव अपनी बीती बताता है कि कोई ऐसा मेरा काम चल नहीं रहा, एक टेम्पू चलाता हूँ वो भी दूसरे का है, वो भी मेरे सिर पर सवार रहता है कि भाई पैसे दे, ये है वो, लड़ाई झगड़ा खूब होता है। तो यहाँ पर लाला जी ये कहते हैं, बोले बेटा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अगर तुम कहो तो मैं भाई उसको अप्लाई करता हूँ, उसमें तुम्हारे भी 4 पैसे बनेंगे। तो केशव कहता है बताओ लाला जी क्या बात है। बोले यार जो मेरे गोदाम के पीछे तेरा घर पड़ा है यार, उसमें मेरे को थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, क्योंकि आटे वाटे के कट्टे थोड़े से मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ और इधर मेरे गोदाम में जगह है नहीं। तो केशव कहता है लाला जी हमारे पास तो पहले से ही 3 कमरे हैं, उसमें मैं रहता हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं, तो जगह तो हो नहीं पाएगी। तो लाला जी ये कहते हैं, बोले बेटा अगर जगह हो नहीं पाएगी नीचे तो छत पर कमरे बना दूं। अगर एक कमरा मैं छत पर बना देता हूं, उसके मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि भाई जो भी मैंने कमरा बनाया है कि तुम मुझे बना कर दो, और जब तुम्हें लगे कि मुझे मकान तुम्हारी कमरा खाली करना है तो मुझे कमरे के पैसे दे देना, और बाकी जो किराया होगा मैं हर महीने देता रहूँगा। अब यहाँ पर केशव अपने घर में जिक्र करता है तो इसके घर वाले कहते हैं इसमें बुराई ही क्या है, और जो हमारा छत का रास्ता है वो बराबर से बाहर से भी है, लाला जब कह रहा अपने आप बना लूँगा मैं, सारा खर्चा लगा के और किराया भी मिलता रहेगा, चलो जी ऐसा ही करो। महीना 2 महीना 3 महीने में क्या होता है भाई, वो लाला एक बड़ा सा हॉल कमरा बनाकर तैयार कर देता है, और लाला अपने बंदों से कहता है कि भाई इसमें तुम चावल और जो भी अपना आटे के कट्टे हैं भर दो, और साथ ही में जो लाला जब उसमें सामान भरता है तो थोड़ा बहुत कबाड़ शबाड़ भी होता है जो उनकी छत के बराबर में रख देता है। अब ये चीज़ केशव और उसकी पत्नी देखते हैं तो लाला से ये कहते हैं कि लाला जी तुम ये क्या गंद मार रहे हो हमारी छत पे। भाई बात तय हुई थी कि हाँ भाई गोदाम के लिए अंदर सामान रखने के लिए, तुम तो पूरी छत को गंद कर रहे हो, हमारे बच्चे कहाँ खेले कूदेंगे। अब यहाँ पर लाला की टोन बदल जाती है, बोले ज़्यादा है तो जो मैंने तुम्हारे छत पर कमरा बनाया है मुझे उसके पैसे दे दो, और रही केशव बाबू मैं तुमको बता दूं तुम कम से कम भी पूरा साल भी मेहनत करोगे तब भी तुम्हारे बस की नहीं है कि उस कमरे की रकम दे लो। इतना लाला कहता है और चुपचाप चला जाता है। अब जैसे ही शाम होती है तो क्या होता है, अब इनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि यार छत पर हमारे गोदाम है, कल को किसी की चीनी का कट्टा कुछ भी चोर वोर ना आ जाए। तो इसकी पत्नी की नज़र शिखा की पड़ती है छत पर। अब शिखा को छत पर कोई बैठा हुआ दिखा तो यहाँ पर केशव को बुलाती है कि देखो जो लाला ने गोदाम ले रखा है उसी किनारे पर ही कोई आदमी बैठा हुआ है। अब जैसे ही केशव देखता है तो केशव को भी नज़र आता है भाई ये बंदा कौन बैठा हुआ है। अभी जैसे ही छत पर जाते हैं एक डंडा लेकर और ये लाइट जलाते हैं, जैसे लाइट जलती है तो कोई नहीं होता, फिर ये लाइट बंद करते हैं, फिर से वही आदमी वहाँ पर बैठा हुआ दिखता है। ये 2-3 बार ऐसे करते हैं और वहाँ पर शिखा की आंख से आंसू निकल जाते हैं और शिखा ये कहती है कि अगर आप कोई भी हो तो हमारी भी गरीबी काटो, हमारे भी गरीबों जो हालात हैं इसको बदलो। इतना ये बोलती है और चुपचाप दोनों जने नीचे आ जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही रात के 12-1 बजते हैं तो इनकी छत से इनको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, धम धम की, इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। सुबह होती है और लगभग 12 से 1 बजते हैं, दिन की बात बता रहा हूँ। अब जैसे ही इनके बच्चे कंघी वगैरह कर रहे थे अपने शीशे में देखकर तो ठीक पीछे इनको सफ़ेद साया खड़ा हुआ दिखा। तो यहाँ पर जो ये बच्चा था वो ये कहता है कि मम्मी मैंने किसी को पीछे खड़ा हुआ देखा है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखें तो पीछे कोई नहीं। अब यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा डरें भी और थोड़ा सा हालात को भी समझें कि भाई ये हमारे साथ हो रहा है तो हो क्या रहा है। यहाँ पर शिखा ये कहती है कि अगर सच में कोई तुम हमारे घर में हो, चाहे भूत हो प्रेत हो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई हमारे दिन बदल दो, हम पर बहुत गरीबी है, हमारी मदद करो, क्या हमारी मदद कर सकते हो। अब जब इतनी बात ये कहते हैं तो भाई इनके घर से एक हंसने की आवाज़ आती है और काफ़ी मतलब तेज़ तेज़ हंसी की आवाज़ आती है।
यहाँ पर केशव और शिखा एक बार को तो हल्का सा डरे, और इतना डरना भी क्या था, और इतने डरने डराने में इनके दरवाजे पर बाहर किसी ने दरवाज़ा खड़खड़ाया। अभी जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, कोई नई पर्सनैलिटी खड़ी है जिनको ये जानते नहीं। तो इस पर केशव कहता है, हाँ जी भाई साहब बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वो बंदा ये कहता है, हमको पता है कि आप टेम्पो चलाते हैं, और भाई साहब आप हमारी गाड़ी चला लो, लगभग 15 से 20 दिन की ज़रूरत है। हमारे जो फैमिली का कुछ ऐसा मैटर हो गया है कि भाई मैं जा नहीं सकता, क्योंकि रोज़ का रोज़ अगर तुम हमारी गाड़ी चला लो तो हम तुमको इतना पैसा देंगे कि जितना तुम टेम्पू में लगभग आप ये लगा लो 3 महीने में कमाते हो। इस पे केशव कहता है, भाई साहब मैं आपकी गाड़ी चला लूँगा, बात सही है, आप मुझे पैसा दोगे, लेकिन उसके 3 महीने बाद क्या होगा। तो इस पर वो बंदा कहता है, भाई साहब पैसे कम लग रहे हैं तो और बता दो, मैं और दे दूँगा आपको। अब यहाँ पे केशव के मन में भी लालच आता है, बोले यार टेम्पू वाला भी निरी सिर खपाई करता है, चलो इसका टेम्पू भी वापस देता हूँ। अब यहाँ पे 20-25 दिन उनकी गाड़ी चलाई, उनको केशव काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्यों ना तू हमारे पास परमानेंट ही आ जा। और जो उधर टेम्पू वाला था, जब उसका टेम्पू जाकर दिया, महीना भर बीता, तो वो टेम्पू वाला ये कहता है, बोले भाई केशव कोई बात नहीं, मैं तेरे से अनाप शनाप बोलता था यार, हो सके तो टेम्पू तू ही चलाता रहे, भले 1 रुपया मुझे मत देना, तू फ्री में चलाता रहे। तो यहाँ पे केशव ये कहता है, बोले भाई साहब अब मैं उन्हीं के पास लग गया हूँ और मेरे को पैसा भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो अब मैं टेम्पू चलाकर क्या ही करूँगा। अब जैसे ही महीना 2 महीना बीतता है, केशव के इधर दिन पलटने लग जाते हैं, और जो उसके घर सफ़ेद साया था, मैं आपको बता दूं जिन था, वो धीरे धीरे जैसी ये डिमांडें करते थे, अगर शिखा ने डिमांड कर दी कि हमको ये सामान चाहिए, किसी न किसी तरीके से घूमकर वो सामान इनके घर आ जाता था। अगर इनके बच्चों ने कह दिया कि आज मुझको ये वाले कपड़े चाहिए, तो पता नहीं किस तरीके से इनके घर वो चीज़ आ रही थी। और धीरे धीरे जो इनके घर भगवान के फ़ोटो थे, भगवान की मूर्तियाँ थी, वो अपना घर से बाहर निकलती जा रही थी। और अब इन्होंने डरना भी बंद कर दिया था उस प्रेत शक्ति से, क्योंकि इनका ये सोचना था कि भाई अगर ये हमारी मदद कर रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है, हमारे दिन तो पलट रहे हैं। होता क्या है, एक दिन लाला इसके घर आते हैं और ये कहते हैं कि केशव भाई इस गोदाम से लगभग 4 बोरियां कम हैं 50-50 किलो चीनी की, ये बता तू चीनी कहाँ लेकर गया। तो इस पर केशव काफ़ी ज़्यादा उस लाला पर भी गुस्सा होता है और ये कहता है, लाला जी तुम तो ताला लगा कर रखते हो, बंद कर कर रखते हो, बताओ हम उसमें से सामान कैसे निकाल लेंगे। तो लाला उसको धमकी ये देता है, बोले भाई या तो जो कमरा मैंने बनाया है पूरे के पूरे उसके पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा 3 से 4 महीने तक का किराया रोक लूँगा और मैं किराया नहीं दूँगा। अब ये इतना कहते हैं और लाला चले जाते हैं, और मुश्किल से घंटा 2 घंटा बीतते हैं और लाला वापस आता है और ये कहता है, केशव भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा किराया भी नहीं रोकूंगा, और ये पकड़ो 2 महीने का एडवांस। अब यहाँ पर केशव अंदर ही अंदर हंसता है, और साथ में इसकी तरक्की भी। अब ये समझ लो पहले तो किराए की टैक्सी थी, उनकी टैक्सी चला रहा था, धीरे धीरे इसने अपनी 1 से 2 टैक्सियाँ खुद की बना ली। और ये समझ लो अब जो बच्चे किसी स्कूल में नहीं जा रहे थे, एक प्राइवेट स्कूल में इसने अपने बच्चों का भी नाम लिखवा दिया था। अब इसने ये सोचा कि एक टैक्सी मेरे पास है, एक टैक्सी मैं अपने किसी यार दोस्त को दे देता हूँ, वो चला लेगा। अब जैसे ही इसने दूसरी टैक्सी अपने दोस्त को दी, तो इसका दोस्त थोड़ा बहुत जानकार था तंत्र विद्या का। अब जैसे इसके घर आता है तो क्या देखता है भाई, इसके घर तो जिन जिन्नात का वास है, और वो अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। तो भाई जो भी जिन जिन्नात था उसके घर में, तो ठीक उसके बच्चे के ऊपर असर आ जाता है, और ये कहता है कि इसको घर से निकालो, ये मुझे घर से निकालना चाहता है, नहीं तो मैं तुम्हारी काया फिर से पलट दूंगा, फिर से भिखारी बना दूंगा। तो यहाँ पर केशव ये कहता है कि भाई तू चला जा, मुझे नहीं रखना तेरे को नौकरी पे, तू ये फालतू की कारस्तानी मत फैला, फालतू के पंगे मत कर। तो यहाँ पर जो वो केशव का दोस्त होता है वो ये कहता है कि भाई तुम्हारे घर जिन जिन्नात हैं, और ये बहुत समझ लो तुम्हारा घर उजाड़ कर जाएंगे।
और यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी होती है केशव की और उसके दोस्त की। और केशव कहता भाई कुछ भी हमारे साथ हो और तू यहाँ से चला जा, और रही बात नौकरी की, मैं तुझे नौकरी पर भी नहीं रख रहा। अब जैसे ही घंटा 2 घंटे बाद क्या होता है, वही दोस्त उसके घर फिर से आता है, क्योंकि जो जिन जिन्नात होते हैं आपको पता है जब अपनी पावर दिखाते हैं तो अभी कुछ और बात थी, अभी कुछ और बात थी, सीधा आपके माइंड पे अटैक करते हैं। और जो भी बातें उसने करी थी उसके दोस्त ने सब कुछ भूल गया और फिर से कह रहा है भाई साहब अगर नौकरी की ज़रूरत हो तो बताना। यहाँ पर केशव को हंसी आई और केशव का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा, और केशव ये कहता था कि भाई साहब हमारा तो भगवान जिन जिन्नात ही हैं, ये हमारी मदद कर रहे हैं हर जगह। और उसको भोग भी ये देते थे, जो डिमांड करता था समझ लो उसके लिए वो सामान इनके सामने जिन जिन्नात के सामने वो रखता था। ऐसे ही लगभग थोड़ा समय इनका बीतता रहा, 1 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जहाँ 10 साल हुए तो जहाँ पर जो केशव के पिताजी थे एक्सपायर हो जाते हैं, और केशव की जो मम्मी थी वो भी लगभग पिताजी के जाने के बाद महीना 2 महीना के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है, उसकी मम्मी भी। और जैसे ही जब 13वीं होती है तो जो भी जिन जिन्नात था वो सामने आता है और ये कहता है कि अब मेरा भी इस घर से जाने का समय आ गया है और मुझे ये भोग दे दो, उसके बाद मैं तुमको कभी भी नहीं दिखूंगा। ये उसको भोग देते हैं और उसके बाद जिन जिन्नात भी चला जाता है। और जब इन्होंने मेरे को स्टोरी भेजी तो ये कहा कि अजय भैया जो भी जिन जिन्नात था हमारे लिए भगवान रूपी था, कोई अच्छी आत्मा थी, उसने हमारा आज तक बुरा नहीं किया और उसने हमको अपना एहसास हर समय दिलवाया कि मैं भी घर में हूँ, और जो जो उसने डिमांड करी हमने उसकी डिमांड भी नहीं काटी। और रही बात हमारा, उसने कुछ नुकसान किया नहीं तो हम भाई क्यों किसी की बातों में आते कि इसको घर से निकलवाएं। उसने तो हमारी काया पलट दी और हम आज भी भगवान से यही दुआ करते हैं। अब तो भगवान को हम मानते हैं, राधा कृष्ण को, और वृंदावन वालों के हम भक्त हैं। हम उसी आत्मा के लिए दुआ करते हैं कि उसको अपने चरणों में स्थान दे। और ये पूरा इंसिडेंट फ्रेंड्स सन 2007 का हुआ है। और इन्होंने मुझे स्टोरी भेजने के बाद ये कहा कि अजय भैया सबको सुनाना, सबको पता लगना चाहिए कि इस तरीके से भी होता है। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत हमने पता लगवाया तो क्या था, ये वही लाला की दुकान पर बरगद थी और जिन वहीं रहता था जो लाला ने बाहर सामान रखा था, और उसी के साथ ही जिन हमारे यहाँ आ गया। और उसके बाद अब लाला की दुकान लगभग बंद हो चुकी है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट ये करें ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।